हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आईआईटी जैम 2025 का अगर एग्जाम देने के बारे में आप सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, अगर आप सबको पता है, उम्मीद है आप सबको पता होगा कि आईआईटी जैम का एग्जाम फेब मंथ में होता है। फरवरी में हर ईयर फरवरी में एग्जाम होता है आपका। तो अगर अभी से देखोगे, अभी कौन सा मंथ चल रहा है आपका, अप्रैल चल रहा है। तो अप्रैल से लेके फरवरी तक आप ऑलमोस्ट हमारे पास 10 महीने हैं। तो 10 महीने में हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, कैसे हम प्रिपरेशन करें ताकि कम से कम इतने नंबर हमारे आ सके, किसी ना किसी आईआईटी में हम एडमिशन मिल सके, है ना। क्या स्ट्रेटेजी हमारी 10 मंथ की होनी चाहिए ताकि जब हम एग्जाम के पास पहुंचे तो ऐसा ना हो कि हमारे पास टाइम नहीं बचा, है ना। अभी हमारे पास प्रॉपर 10 महीने हैं। क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें ताकि 10 महीने में प्रॉपर तरीके से हम प्रिपरेशन करके इतना रैंक लेके आए ताकि हम किसी आईआईटी में जा सके मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो इस वीडियो में यही सारी चीजें हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग पेपर पैटर्न से कि कैसा मतलब पेपर पैटर्न क्या होता है मैथमेटिक्स का, एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर का आता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन की अगर हम बात करें तो 3 सेक्शंस होते हैं पेपर में। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर पैटर्न होता है आईआईटी जैम का। जिन लोगों ने दिया है उनको पता होगा, नहीं दिया तो आप लोग समझ लीजिए। 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन होंगे, है ना। सेक्शन ए में जो 10 क्वेश्चंस हैं उनमें स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर के हैं, लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के हैं। सेक्शन बी में अगर आओगे तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। सेक्शन सी में अगर आओगे तो 10-10 में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस 1 नंबर का, लास्ट के 10 क्वेश्चंस 2 नंबर का। सारे के नहीं इंटरेस्टिंग, सब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन डिवाइड किया और उसका रीजन भी है क्यों। देखिए, जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के जो 10 होते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं ना, और इनमें नेगेटिव मार्किंग के सारे कैसे क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, सेक्शन ए में सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। जो 1 से लेकर 10 तक होते हैं थोड़े इजी होते हैं, और जो 10 के बाद में 11 से लेकर 30 तक होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं ना। फाइन। तो जो स्टार्टिंग के 10 है 1 नंबर के, बाद में जो है वो 2 नंबर के हैं। फिर सेक्शन बी में अगर आप आओगे तो सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। और ये कैसे क्वेश्चन है, ये आपके एमएसक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3, 4, चारों करेक्ट हो सकते हैं ऑप्शन, है ना। जितने करेक्ट ऑप्शन है वो सारे अपने को क्या करना है, चूज करना है। अगर एक भी आप करेक्ट मिस करते हो तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर आप एक गलत चूज करते हो तब भी नंबर नहीं आपको मिलेंगे, है ना। बट अच्छी चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन सोचने में टाइम लगता है, गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन सी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सेक्शन सी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वी कॉल इट एज एनएटी टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया होगा मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, वैसे आई थिंक फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन एक रियल नंबर आपका आंसर आएगा, और रियल नंबर आपको क्या करना है, वर्चुअल कीबोर्ड से इंटर करना है, ठीक है। तो ये एनएटी टाइप क्वेश्चंस आपके सेक्शन सी में, तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ आएगा। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए, बी, सी में कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको समझ आ गया। तो टोटल नंबर को अगर आप काउंट करोगे, यहाँ पे 30 जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 10 आपके 1 नंबर के मतलब 10, और जो लास्ट के 20 है तो 20 इंटू 2 बिकम्स 40। मतलब सेक्शन ए ही जो है आपका 50 नंबर का हो जाता है, सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात करें तो 10 इंटू 2 बिकम्स 20 नंबर का आपका सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी की अगर बात करें तो 10 इंटू 1 इज 10, है ना। लास्ट के 10 जो है वो 2 नंबर के हैं, तो 20 एंड 10 बिकम्स 30, तो 30 नंबर का आपका सेक्शन सी होगा। तो टोटल कितने हो गए, 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे। 60 क्वेश्चंस हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं है। 60 क्वेश्चंस टोटल हैं और 100 मार्क्स के लिए हैं, ये आपको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर कि आउट ऑफ 100 अपने को कितने नंबर्स लाने हैं, राइट। देखिए, वैसे कट ऑफ का कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है आईआईटी जाने से, आईआईटी में एडमिशन लेने थे। हालांकि अगर कट ऑफ आप क्वालिफाई कर लेते हो तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हो आप। आईआईटी जैम का स्कोर कार्ड केवल आईआईटीज में एडमिशन के लिए नहीं, बाकी और भी इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी जैम का स्कोर कार्ड यूज करके आप एडमिशन ले सकते हो। तो एनआईटी में आप अप्लाई कर सकते हो ना, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कट ऑफ को आप समझ सकते हो। अदरवाइज आईआईटी में जाने के लिए कट ऑफ का बिल्कुल भी कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं है। बताता हूं मैं क्यों यूजफुल नहीं है। देखिए, कट ऑफ की अगर हम बात करें 2023 में 24.56, 2024 में ज्यादा जाएगा, 24 का भी कट ऑफ आ ही चुका है तो उस पर भी बात की जा सकती है ना। 2024 का और ज्यादा कट ऑफ रहेगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट था, है ना। मतलब इतना ही लगभग रहता है, सॉरी ज्यादा मतलब कट ऑफ कम जाएगा, है ना। कट ऑफ मुझे लगता है 13 से 14 या फिर 15 ऐसे कट ऑफ रहेगा 2024 का, है ना। तो कट ऑफ आपका जितना डिफिकल्ट पेपर होगा उतना कम होगा, तो इस बार और ज्यादा आपका कट ऑफ कम है ना। सो
कट ऑफ मतलब क्या है कि आप क्वालिफाई हो जाते हो आउट ऑफ 100। अगर आप इतने नंबर्स 2023 में लेके आए थे जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप क्वालिफाई हो गए थे। 2022 में 22.91, 2021 में 24.69, तो ऑन एन एवरेज जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो कि 20 से आई वुड से 20 से 23 आपका कट ऑफ रहता है। मतलब आउट ऑफ 100 अगर इतने नंबर्स ले आते हो तो क्वालिफाई एग्जाम हो जाते हो। ओबीसी का देख सकते हो, थोड़े नंबर्स कम कर सकते हो आप, आई वुड से 18 to 20, 18 से 20 नंबर अगर आप ओबीसी में लाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। अगर SC ST PWD में हो तो आप 10 से आई वुड से 10 तो नहीं बोलना चाहिए, आई वुड से 11 से लेट से 14 नंबर तक अगर आप लेके आते हो तो ओबीसी में आप क्वालिफाई हो जाते हो। तो ये क्या है, कट ऑफ। पर इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको IIT मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि IITs में कितने सीट्स हैं, कितनी हमें रैंक लानी है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। और बाद में फिर स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे। तो इन सब पे बात करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस हम लोग समझ लेते हैं और एनालिसिस समझते हैं। देखिए, नॉट ओनली फॉर IITs, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उसका एनालिसिस समझना बहुत जरूरी होता है कि किस जो आपका सिलेबस है उसमें किस टॉपिक का कितना वेटेज है। अगर आपको ये समझ आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप 10 महीने का प्लान बनाओगे कि हमें किसको कितना टाइम देना है। जैसे रियल एनालिसिस का आप देखिए, रियल एनालिसिस का वैसे तो चैप्टर वाइज भी एनालिसिस दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, पर डिटेल में एनालिसिस के लिए आप पॉज करके आराम से देख लीजिए कि किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है। बट मैं आपको बताता हूँ कि रियल एनालिसिस का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। यहाँ पे 2024 का भी दिया है, 23 का भी दिया है, 22 का भी दिया है, टॉपिक वाइज भी दिया है, किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो ये आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा एक टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है, सिलेबस में है। रियल के बाद फिर लीनियर अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज प्रॉपर एनालिसिस दिया है। वीडियो पॉज करके आराम से आप देखिए किस टॉपिक से कितना किस ईयर में 2022 तक का है। मुझे लगता है ये ज्यादा काम का है ना, क्योंकि बहुत पीछे जाओगे तो चीजें बहुत अलग थी, वहां पे अलग पूछा जाता, तब तो वेक्टर कैलकुलस भी आता था, अब नहीं है ना। तो ये लीनियर अलजेब्रा होगा आपके सिलेबस में। ग्रुप थ्योरी भी पूछा जाता है, ग्रुप थ्योरी रहता है लीनियर अलजेब्रा के बाद ग्रुप थ्योरी, फिर इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। कितने नंबर का आता है इस पे मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। बस इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका रियल एनालिसिस का अच्छा वेटेज रहता है, लीनियर अलजेब्रा का अच्छा रहता है, फिर लगभग इन तीनों टॉपिक का सेम वेटेज रहता है, तीनों का लगभग सेम वेटेज रहता है ना। तो जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ कि कैसे 10 मंथ का आपका स्ट्रेटेजी आपको बनाना है। देखिए, अभी आपके पास 10 मंथ है और 10 में से मैं एक और कम कर दूंगा। क्यों कम करूंगा? क्योंकि लास्ट का मंथ में बोलूंगा कि केवल आपका रिवीजन के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। तो अभी हमारे पास कितने महीने बचे? 9 मंथ। 9 मंथ में कितने डेज हो गए? 30 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सो 9 into 30 इट बिकम्स 270 डेज आपके पास है अभी। मैं जानता हूं कि आप सब, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपेयरिंग में भी होंगे, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई भी हो चुके होंगे, है ना। तो जो लोग अपेयरिंग में है, और मोस्ट ऑफ द लोग अपेयरिंग वाले ही देते हैं, क्योंकि क्यों गैप लेना, राइट। अपेयरिंग में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग अपेयरिंग में हैं उनको ग्रेजुएशन का भी देखना है, उसमें भी पास होना है। पता चले जैम में क्वालिफाई हो गए, आपका उसमें आपका ग्रेजुएशन में फेल हो गए तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो उसमें भी पास होना है, अच्छे नंबर वहां पे भी लाने हैं। तो उस सब का पढ़ने के बाद, क्योंकि सिलेबस अगर आप देखोगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर तीनों ईयर की बात करें तो लगभग सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, बस उनको अच्छे से डीप नॉलेज होना चाहिए, बेहतर तरीके से पढ़ना है। वहां पे थोड़ा थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। प्रूफ्स पे इंटरेस्ट होना चाहिए, अच्छी बात है, पर यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से, है ना। और ये सब सारी चीजें कैसे समझ आएंगी? आपको क्वेश्चन पेपर देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए और अच्छे से वहां से समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है ना। अभी आप यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हो तो वो चीजें अलग है ना। और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे उसके लिए पढ़ना है, जैम का एग्जाम है, IIT का एग्जाम है, तो उसका लेवल भी अच्छा है, तो वो आपको समझ आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देख के, फिर वहां से आइडिया आपको लगेगा। तो स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। अपने पास कितने दिन है? 270 दिन। इनमें आपको अपना भी पढ़ना है जो यूनिवर्सिटी का है, उसके साथ कम से कम 2-3 घंटे आप निकालिए अलग से IIT जैम का पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 270 को आप कैसे दिन को आपको डिवाइड करना है इन टॉपिक्स में, वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल कितने टॉपिक हैं? 2 ये 3 ये, तो टोटल कितने हो गए? 5 टॉपिक हो गए। तो 270 डिवाइड अगर मैं करूं लेट्स से 5 से, तो 54 आंसर आता है। अगर 270 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 54 आंसर आता है। अभी 54 सबको नहीं डेज देने, इक्वल नहीं देने, क्योंकि हमें पता है रियल एनालिसिस का सिलेबस ज्यादा है, वेटेज भी ज्यादा है। तो इसको मैं 60 या फिर आई वुड से कि 65 या 70 डेज इसको दीजिए आप, है ना।
70 डेज देने का ये मतलब नहीं है कि मतलब 3 दिन पढ़ना है बाकी दिन नहीं पढ़ना है। तो अगर डेज दिए हैं तो इसका मतलब 2-3 दिन रोज आपको पढ़ना है। रियल एनालिसिस 60 से 70 दिन केवल रियल एनालिसिस पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए। अगर आपको चाहिए कि साथ में मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा लीनियर, तो आप क्वेश्चन बाकी टॉपिक के सॉल्व करते रहिए, ये भी अच्छा स्ट्रेटेजी है। जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो तो उसी को टॉपिक को पढ़िए, थ्योरी उसी का पढ़िए, क्वेश्चन आप दूसरे टॉपिक के भी सॉल्व करते रहिए, तो आप उसके टच में बने रहोगे, है ना। तो ये आप कर सकते हो। 65 डेज इसको दे दिए, फिर उसके बाद में लेट्स से लीनियर अलजेब्रा को भी मैंने 65 या 65 डेज आप इसको दे दीजिए, है ना। फिर उसके बाद इधर अजीब एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आप इस तरीके से बना सकते हो स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद में जिससे हमारे पास कितना था 54 था, तो मैं बोलूंगा आप इसको 50 दे दीजिए ग्रुप थ्योरी को, इसको 45 दे दीजिए इंटीग्रल कैलकुलस को, इसको 45 दे दीजिए। लगभग आपके सारे डेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एग्जैक्टली तो नहीं पर आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, है ना। जो डेज आपके बच गए हैं वो बाद में आपके बहुत काम आने वाले हैं। रिवीजन आप कर सकते हो उनमें, रिवीजन के साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है, तो लास्ट में बिल्कुल केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करिए तो और बेहतर तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो 10 मिनट का ये स्ट्रेटेजी आपके लिए हो सकता है ना। इस तरीके से डेज को अभी से डिवाइड कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, तो बिल्कुल आप जो आप सोच रहे हैं जिस आईआईटी में जाने का आपका सपना है उसमें जा सकता है, आप उतना रैंक ला पाएंगे ताकि आप आईआईटी में जा सकें। तो इस पे भी बात कर लेते हैं कि कितना आपको आईआईटी में जाने के लिए रैंक चाहिए। तो उसको समझने के लिए पहले हम सीट्स देखते हैं। तो डिफरेंट आईआईटीज का ये नंबर ऑफ सीट्स लिखा हुआ है, मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, आप पॉज करके वीडियो अगर इंटरेस्टेड हो तो हर एक एनआईटी का, सॉरी नॉट एनआईटी, आईआईटी में नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो, मैथमेटिक्स की कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, फाइन। उसके बाद में जब आप टोटल देखोगे सीट्स, ये लिस्ट हो गया, बाकी सारे आईआईटीज का ये लिस्ट है, सबका जब आप देखोगे, सबको जब आप सम करोगे तो 700 प्लस सीट्स हैं, 700 या उससे ज्यादा भी, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होते ही रहते हैं हर बार, तो 700 प्लस सीट्स हैं। ये आपको समझ आता है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में हो, तो आपका रैंक 700 से कम होना चाहिए। बाकी अगर कैटेगरीज में हो तो आपका रैंक थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उसके लिए आप क्लोजिंग रैंक ऑफिशियल वेबसाइट 2023 का जाके, जो 4th आपका एडमिशन लिस्ट है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक हर एक आईआईटी का दिया गया, वहां से आप देख सकते हो कि लास्ट क्लोजिंग रैंक कितना था। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हो, और मैं वैसे भी बाकी सबको भी बोलूंगा, इसलिए मैं ज्यादा कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा हूं, सबको बोलूंगा कि 700 से कम सबको रैंक लाना है ना। अगर आपका उससे ऊपर आ जाएगा तो ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, तो उसका फायदा मिल जाएगा, अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। जनरल वालों को, अब ये अगर मैं 700 की अगर बात करूं, 700 नंबर लाने के लिए, तो जनरल वालों को कितने नंबर्स लाने हैं, राइट। तो आपको 700 रैंक लाने के लिए, हालांकि रैंक तो कैटेगरी से डिवाइड नहीं होता है ना, कैटेगरी के हिसाब से रैंक नहीं मिलता है। रैंक तो आपका एकदम जैसे सबका किसी कैटेगरी में डिवाइड करके फिर रैंक नहीं दिया जाता है ना, रैंक कॉमन मिलता है सबको। तो अगर 700 नंबर्स आपको लाने, 700 रैंक आपको लाना है, तो 700 रैंक लाने के लिए आपके 45 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 45 प्लस मार्क्स जब एक ऑन एन एवरेज एग्जाम होता है, बहुत डिफिकल्ट हो गया तो फिर 40-35 नंबर पे भी इतना रैंक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब एक नॉर्मल पेपर रहता है आपका, मॉडरेट पेपर रहता है, तो आपके 45 प्लस नंबर्स आपको लाने हैं। अब 45 प्लस के लिए आपको प्रिपरेशन भी नहीं करना है ना, प्रिपरेशन आपको करना है 70 एबव नंबर्स के लिए, तब लगभग आप 45 नंबर्स ला पाओगे। 2024 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनसे आप पूछेगा, है ना, जिन लोगों ने प्रिपरेशन 70-80 का सोच रहे थे कितने आएंगे, उनके 35 भी नहीं आए, है ना। तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है। अगर जनरल कैटेगरी में हो 45 प्लस नंबर्स के लिए प्रिपरेशन करिए। ओबीसी में हो 5 नंबर कम भी आपके रहेंगे तब भी कम से कम आपको आईआईटी मिल जाएगा। एससी एसटी में हो तो और 5-10 नंबर कम रहेंगे तब भी आपको आईआईटी मिल जाएगा। जनरल अगर अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो आउट ऑफ 100 45 प्लस मार्क्स अगर आपके रहेंगे तो कोई ना कोई आपको आईआईटी फॉर श्योर मिल जाएगा। उसके लिए स्ट्रेटेजी आपको जो मैंने बताई है उसको अभी से आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ एक टिप्स मैं और आपको दे देता हूं। जैसे सबसे पहली चीज है कॉन्साइज और डायरेक्शनल स्टडी। कॉन्साइज का मतलब है संक्षिप्त, मतलब कम समय में ज्यादा पढ़ना। वो कैसे होगा? वो एनालिसिस से होगा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि एनालिसिस करिए, टॉपिक्स देखिए कौन से टॉपिक को कम टाइम देना है, कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। और दूसरा एक चीज ये भी होती है कि 10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं होता है ना, 3 घंटे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, है ना। कॉन्साइज एंड डायरेक्शनल स्टडी। डायरेक्शनल इन द सेंस कि आप एनालिसिस को देखें, उस हिसाब से पढ़िए, है ना, कि आपको क्या करना है। और अगर आपने डिसाइड किया है कि जैसे आईआईटी जेईई का एग्जाम देना है तो उस डायरेक्शन में आपको स्टडी करना पड़ेगा ना, अदरवाइज थोड़ी होगा। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जेईई के लिए। तो कॉन्साइज, कम समय में अच्छा पढ़ना है और अपने जेईई के एग्जाम के लिए टाइम देना है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या करने, मार्क कर लेने हैं कि ये टॉपिक ज्यादा है। उसके लिए टॉपिक कहां से पता चलेगा कौन इंपॉर्टेंट है?
मैंने आपको ईयर वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस दिखाया है, वीडियो में पीछे जाइए, उसको देखिए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, है ना। उनको अलग से मार्क कर लीजिए, उनका अलग से नोट्स भी बना सकते हो, उनको आपको बेहतर टाइम देना है, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये तो मस्ट है। कुछ भी एनालिसिस, आपको कुछ नहीं पता एग्जाम के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइए, आपको 4 से दिन में आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व करने हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एग्जाम के टाइम। वैसे तो हमेशा करते रहिए जहां से भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको अकॉर्डिंगली करना, मैंने पहले ही बताया, आपको यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम देना है, ये भी देना है, तो टाइम मैनेजमेंट दोनों को साथ में लेके करना है। जैम को बहुत टाइम नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ, अगर अभी से आप पढ़ते हो, ठीक है, तो 2 घंटे भी अगर आप देते हो दिन में रोज, तो आपके लिए बहुत टाइम होगा, है ना। अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, 2 घंटे बैठ के पढ़िए, 2 घंटे आपके लिए सफिशिएंट होंगे। रेक्टिफाई मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम, यू ऑल नो दिस, राइट। अपने को क्या करना है, जो गलतियां हैं जिनमें आप वीक हो उन पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, जो अच्छा टॉपिक है उसको थोड़ा सा कम टाइम भी दे सकते हैं, जो गलतियां उन पे अपने को काम करना है। एम शुड बी हाई, एम शुड बी हाई इन द सेंस कि जब आप 70 नंबर के लिए सोचोगे तब 40 से 50 नंबर आएंगे। ऐसा नहीं करना है कि 50 नंबर के लिए ही सोचना है, तो 60, 70, 80 नंबर के लिए जब आप सोचोगे तब कम से कम इतने नंबर आएंगे ताकि आपको IIT मिले। Focus is everything that you all know, right? Once you focus on your goal, you will achieve it for sure, right? अगर आप बेहतर तरीके से मेहनत करते हो तो आप उसको अचीव भी कर पाओगे, है ना। अगर आप लोग जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे साथ जुड़ के आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 50% ऑफ अभी IFS आपको दे रहा है बदलाव के थ्रू। जब भी आप इनरोल करने जाते हो, बदलाव प्रोमो कोड यूज करोगे तो 50% ऑफ के साथ आप इनरोल कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ के प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा अगर जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो IFS का ऐप आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है वहां पे, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे प्राइम क्लासेस, जो बैच होते हैं, बैच लाइव, वैसे तो आप फ्री में एक्सेस नहीं कर सकते, पर कभी कभी प्राइम क्लासेस रखी जाती हैं, जैसे बैच लाइव होता है वैसे ही क्लासेस होती है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े रहते हैं फ्री में, उनको आप देख सकते हो। रैंकर्स की स्ट्रेटेजीज, जो अच्छी रैंक जिन लोगों ने लाई है उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की ताकि उनकी वो रैंक आए, है ना। उनके इंटरव्यू वगैरह अवेलेबल रहते हैं फ्री में, उनको आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े रहते हैं, और PYQ सारे एक जगह पे पड़े, जैसा आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, एक जगह पे सारे आपको PYQ मिल जाएंगे, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। टीचर हैंडआउट, टीचर जो भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या फिर क्लास में पढ़ाते हैं, उनके हैंडआउट्स वहां पे रहते हैं, उनको आप देख सकते हो। पेपर का एनालिसिस अवेलेबल है, कट ऑफ अवेलेबल है, एंड मेनी मोर थिंग्स। एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, जिनको आप एब्सोल्युटली फ्री में एक्सेस कर सकते हो IFS के ऐप पे जाके, एंड वेबसाइट पे भी, इवन ifsonline.com विजिट करोगे तो वहां पे भी जाके इन सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी हमने क्या स्ट्रेटेजी अब हम लोगों को फॉलो करना चाहिए 10 महीने में, ताकि हमारा अच्छा रैंक आ सके, हमें IIT मिल सके, है ना। मेन चीज है कि आपको टाइम देना है। 10 महीने हैं, उनको अभी 10 महीने को मार्क करके रखोगी, हमें टाइम देना है हर एक टॉपिक को उस तरीके से। ऐसा नहीं 10 महीने लास्ट के 3 महीने कर लेंगे। अभी से अगर थोड़ा भी टाइम कंटिन्यूअस दोगे तो प्रॉपर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ताकि आपको कोई ना कोई IIT मिल सके। ओके, वंस अगेन दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।